नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। भारत में आज से हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगी। इस ट्रेन का चलना कितनी बड़ी बात है, इससे देश को क्या फायदा होगा, दुनिया के कितने देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, भारत में लॉन्च हुई हाइड्रोजन ट्रेन में क्या क्या खास बातें हैं, ये दुनिया की बाकी देशों की हाइड्रोजन ट्रेन से कितनी अलग है और अब तक ये ट्रेन क्यों नहीं चली थी, इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे आज की बात में। इसके अलावा आज सरकार ने मॉनसून सेशन के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों को लेकर पिक्चर और क्लियर कर दी। वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन बिल को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने संसद में कांग्रेस को अलग थलग करने की क्या रणनीति बनाई है, इसे लेकर भी हम आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देंगे। आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा रहा। पंजाब में 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक तरीके से मोदी ने आज पंजाब में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए। पंजाब में 6-7 महीने के बाद चुनाव हैं, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मोदी ने पंजाब में करीब 5,500 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं शुरू की और इनमें सबसे खास था जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन। मोदी ने कहा कि सरकार ने जालंधर कैंट समेत 75 रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नए सिरे से संवारा है। 20 राज्यों में फैले 75 स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल फूंका तो राहुल गांधी आज उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करते नजर आए। राहुल गांधी ने आज देहरादून में छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। इससे पहले वो कोटा में भी इसी तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन बिल आएंगे या नहीं, इस पर आज पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो गई। पता यह चला है कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा। सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए अभी टाइम है, क्योंकि इसका टारगेट 2029 का चुनाव है और उसमें 3 साल का वक्त है। फिलहाल सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन इन 2 पर है। डिलिमिटेशन बिल इस सत्र में आएगा या नहीं, इस बारे में अगले 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा गृहमंत्री अमित शाह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, किरण रिजिजू थे, जेडीयू से ललन सिंह, टीडीपी से राम मोहन नायडू और आरएलडी से जयंत चौधरी थे। अब बात यूपी की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली में थे। योगी ने यहां पर 589 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की और इस दौरान वो विपक्ष पर खूब बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति अब पुरानी बात हो गई है। पहले कुछ खास तबकों को खुश करने के हिसाब से फैसले लिए जाते थे। सरकारें जिन्ना प्रेमी होती थीं, हिंदुओं के पर्व टारगेट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के विकास होता है। अब यूपी में हर धर्म, हर मजहब का सम्मान होता है। बंगाल में भी आज एक मस्जिद को लेकर खूब सियासत हुई। इस सियासत का सेंटर बनी एयरपोर्ट के रनवे के पास बनी बांकड़ा मस्जिद। बंगाल सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मस्जिद को एयरपोर्ट के पास से शिफ्ट करने का फैसला किया है। आज टीएमसी के नेता और जमीयत उलमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकड़ा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने की जिद पर अड़ गए। चौधरी सैकड़ों समर्थकों के साथ बांकड़ा पहुंचे, लेकिन शुभेंदु सरकार पहले से अलर्ट थी। पहले ही एयरपोर्ट के आसपास बंगाल पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने भीड़ जमा होने से रोकने के लिए मस्जिद के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी और जैसे ही सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकड़ा मोड़ पहुंचे, पुलिस ने उनको रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद चौधरी को वापस लौटना पड़ा। फिर वो नजदीक की दूसरी मस्जिद में चले गए। अपने समर्थकों के साथ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। अब खबर महाराष्ट्र की सियासत की, जहां शरद पवार की पार्टी को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल लगातार एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग की थी। कल रात को वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और जयंत पाटिल ने इस मीटिंग की तस्वीर खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के काम के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मिले थे। इस दौरान जयंत पाटिल के साथ वो दोनों नेता भी थे जिन्हें मेयर और कॉर्पोरेटर पद से हटाने को लेकर विवाद हो रहा है। जयंत पाटिल तो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ उनकी मीटिंग्स में कोई सियासी चर्चा नहीं हुई।
लेकिन शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय सिरसाट दावा कर रहे हैं कि राज्य में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक सियासत राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर भी हो रही है। उद्धव ठाकरे कल नागपुर में रामनगर इलाके में राम मंदिर में राम रक्षा स्रोत का पाठ करने वाले हैं। खास बात यह है कि संजय राउत ने इसके लिए आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी न्योता दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी राम रक्षा स्रोत के पाठ में बुलाया है। संजय राउत ने कहा कि नागपुर में संघ मुख्यालय है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए इन दोनों को राम रक्षा स्रोत पाठ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज सरकार ने अचानक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। सतीश गोलचा की जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया। 1994 बैच के आईपीएस अनुराग कुमार 20 साल के लंबी डेप्यूटेशन के बाद यूटी काडर में लौटे हैं। सरकार ने कल ही अनुराग कुमार को सेंट्रल काडर से वापस यूटी काडर में भेजा था। इस मामले का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट यह है कि अनुराग कुमार ने होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकलने के 2 घंटे के अंदर चार्ज भी ले लिया। अनुराग कुमार की इमेज एक ईमानदार, बेदाग लेकिन बहुत सख्त अफसर की मानी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2 दशकों तक काम करने की वजह से उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। सेंट्रल पूल में जाने से पहले अनुराग कुमार दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग आज बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी पर अमल करते हुए आज अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान में कम से कम 6 ब्रिजेस को तबाह कर डाला। ये पुल हॉर्मुज़गन, बंदर अब्बास, चाबहार और कोहिरिस्तान इलाके को ईरान के दूसरे हिस्सों से जोड़ते थे। ईरान की सरकार ने बताया कि अमेरिका ने आज उसके एक पावर प्लांट पर भी बम बरसाए। बंदर अब्बास में एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के ताज़ा हमलों में कम से कम 6 सिविलियंस मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी हफ्ते धमकी दी थी कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर स्टेशंस, ब्रिजेस को तबाह करेगी। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बर्बरता और इंटरनेशनल कानून का खुला वायलेशन बताया। आज लगातार 6ठा दिन है जब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान ने ईरान पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं। मध्य प्रदेश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देश की सबसे लंबी वाटर टनल का काम अब फाइनल फेज में पहुंच गया है। यह सुरंग नर्मदा नदी का पानी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके की जिलों तक पहुंचाएगी। इसके कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, रीवा, मैहर, पन्ना और सतना जिलों के 1450 गांवों को नर्मदा नदी का पानी मिल पाएगा। इससे लगभग 1500 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो पाएगी। इस टनल को नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से निकलने वाली राइट बैंक नहर के एक्सटेंशन के तौर पर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें पानी को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी। पानी नेचुरल ग्रेविटी की मदद से सुरंग में जाएगा और यह टनल इतनी मजबूत बनाई गई है कि यह तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकती है। इसको बनाने का काम 17 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन तकनीकी चुनौतियां आईं और इनकी वजह से बार बार काम रुकता रहा, क्योंकि सुरंग विंध्य पर्वतमाला के पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने काम में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया और इसके बाद अब बोरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के करीब पहुंच चुका है। एंडी बर्नहम ये ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, कीयर स्टारमर की जगह लेंगे। आज ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने बर्नहम को अपना लीडर चुन लिया। आज लंदन के TUC हेडक्वार्टर में लेबर पार्टी की मीटिंग हुई। बर्नहम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 379 लोगों का समर्थन पहले ही हासिल कर लिया था और उनके सामने कोई उम्मीदवार भी नहीं था, इसलिए उनका चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गया था।